अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं आइटरेटिव एल्गोरिथम्स के लिए। अब आइटरेटिव एल्गोरिथम्स कौन से एल्गोरिथम होते हैं? ऐसे एल्गोरिथम जिनके अंदर हम लूप्स को यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब लूप्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे इंक्रीमेंटल लूप्स। इंक्रीमेंटल लूप्स के अंदर हमारे पास ऐसे लूप्स आ जाते हैं जिनके अंदर हमारा जो काउंटर कंट्रोल वेरिएबल होगा उसके अंदर हम इंक्रीमेंट कर रहे होंगे उसके अपडेशन के लिए। अपडेशन वाले पार्ट के अंदर हम इंक्रीमेंट कर रहे होंगे लूप उस वेरिएबल के अंदर। अब लूप के हमारे पास जो है ना तीन पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होगा इनिशियलाइजेशन, दूसरा हमारे पास आज जो है वो आ जाएगी कंडीशन, और थर्ड पे हमारे पास जो है ना वो अपडेशन आ जाएगी। और फिर उसके बाद हमारे पास लूप की बॉडी होगी और इस लूप की बॉडी के अंदर जो है ना हमारे पास कोई एक या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो है ना होंगी या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होंगी। अब लूप की जब भी हम जो है ना वो चेक करना हो हमने कि लूप हमारा है कौन सा, तो हम सबसे पहले उसका अपडेशन वाला पार्ट जो है ना वो देखेंगे। अपडेशन वाले पार्ट के अंदर देखेंगे कि हमारा जो लूप को कंट्रोल करने वाला वेरिएबल है उसके अंदर हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी चीज से, वो किस हालत के अंदर जो है ना वो मौजूद है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हम आई के अंदर हर दफा जो है ना वो वन का इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि हर दफा आई के अंदर वन प्लस हो जाए। तो ये कौन सा लूप होगा? ये हमारे पास इंक्रीमेंटल लूप है। अब इंक्रीमेंटल लूप के अंदर हम अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंक्रीमेंटल लूप के अंदर हम ये सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारे लूप ने चलना कितनी दफा है। हमारा लूप का जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? जीरो से। और कंडीशन के अंदर हमारे पास कंडीशन कहाँ तक चेक होगी? एन तक चेक होगी। यानी हमारे लूप ने जीरो से लेकर एन तक चलना है। और हर दफा उसके अंदर अपडेशन में क्या होगा कि वन प्लस होगा हमारे पास। यानी सबसे पहले आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी? जीरो होगी। देन जीरो के बाद वन आ जाएगी, देन वन के बाद टू आ जाएगी, टू के बाद थ्री आ जाएगी, थ्री के बाद फोर आ जाएगी। तो यूं हमारा जो लूप है उसने कितनी दफा चलना है? हमारे लूप ने एन टाइम्स चलना है। अब अपडेशन वाले पार्ट के अंदर हमने एक और चीज ये करनी है कि जितनी दफा हमारे लूप ने चलना है ना, यानी एन टाइम्स अगर हमारे लूप ने चलना है तो हम उस एन को डिवाइड कर देंगे जितना हमारे अपडेशन वाले पार्ट के अंदर हर दफा इंक्रीमेंट हो रहा है। अब हमारे अपडेशन वाले पार्ट के अंदर इंक्रीमेंट कितनी दफा हो रहा है? हर दफा वन का। तो अगर हम एन को वन से डिवाइड करेंगे तो फिलहाल तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे इंक्रीमेंटल लूप जिनके अंदर जो है हमारे आई के अंदर जो है ना वो टू प्लस हो रहा है या फिर जो है वो हर दफा थ्री का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ऐसे एल्गोरिदम के अंदर अगर हम जो है ना वो एन को टू से डिवाइड करेंगे तो जाहिर बात है अब हमारा लूप जो है वो एन टाइम्स चलने की बजाय कितनी दफा चलेगा? हमारे पास वो एन डिवाइडेड बाई टू टाइम्स चलेगा, यानी उससे हाफ टाइम्स चलेगा। अब जब हमें ये पता है कि हमारे इस लूप ने चलना कितनी दफा है? एन टाइम्स, तो अब हम इसका जो है ना वो स्टेप काउंट कर लेते हैं, यानी हम अब इसके अंदर अपना एफ ऑफ एन जो है वो हम अपना कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जो हमारे पास सबसे पहले ये जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट जो है क्योंकि ये सिर्फ एक ही दफा एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा लूप फर्स्ट टाइम रन होने लगेगा तो तब आई को जीरो असाइन होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ना इसका स्टेप काउंट कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। फिर उसके बाद जो आई लेस देन एन है, ये जितनी दफा हमारा लूप चलेगा उतनी दफा तो ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। और लास्ट पे जब ये कंडीशन फॉल्स होगी ना तो तब एक ये एक्स्ट्रा जो है ना, एक्स्ट्रा वन टाइम जो है ना ये वाली कंडीशन जो है ये चलेगी। तो ये जो आई लेस देन एन है ये हमारे पास जो है ना एन प्लस वन टाइम्स चलेगी, जितनी दफा लूप ने चलना है वो। और साथ में जब वो लास्ट पे जो है ना वो लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो तब भी ये ना एक दफा एक्स्ट्रा जो है ना एग्जीक्यूट होगी, तो ये एन प्लस वन आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना आ रहा है आई प्लस प्लस। अब आई प्लस प्लस जो है ना आई के अंदर कितनी दफा इंक्रीमेंट होगा? जितनी दफा हमारा लूप चला है उतनी दफा आई के अंदर हमारा जो है ना वो इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये भी कितनी दफा एग्जीक्यूट हुआ है? फिर एन टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है। देन लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है ना, अब सी आउट की स्टेटमेंट जो है ना ये बिग ऑफ वन के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। लेकिन इस लूप के केस में जो है ना इसको हम एन से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी ये हमारे पास क्या बन जाएगी? बिग ओ ऑफ एन बन जाएगा। तो ये जो सी आउट की स्टेटमेंट है हमारे पास ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी? एन टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये लूप के अंदर आ रही है। जितनी दफा लूप आइटरेट करेगा उतनी दफा ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ये जो सी आउट की स्टेटमेंट है ये एन टाइम्स जो है ना ये एग्जीक्यूट होगी।
अब इन सारी वैल्यूज को जो है वो हम प्लस करेंगे। प्लस करने से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एफ ऑफ एन निकल के आ जाएगा। यानी हमारी वो इक्वेशन निकल के आ जाएगी जिससे हम अपने लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं एक्यूरेटली। तो ये हमारे पास 1 प्लस एन प्लस 1 प्लस एन, तो ये बन जाएगा 3n+2। अब इस 3n+2 के अंदर हमारे पास डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, जी ऑफ एन हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा n। और अब इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी यानी टी ऑफ एन है वो हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगी बिग ओ ऑफ एन। अब अगर इसकी हमने जो बिग ओमेगा है हमने वो कैलकुलेट करनी हो तो बिग ओमेगा के लिए भी हमारे पास सेम प्रोसीजर है, हमने जो डोमिनेटिंग टर्म है उसको काउंट कर लेना है। अब क्योंकि बिग ओ और ओमेगा यानी अपर और लोअर बाउंड दोनों सेम है तो जो थीटा नोटेशन है वो भी सेम आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर हमने स्मॉल ओ को कैलकुलेट करना होगा तो स्मॉल ओ को अगर हमने कैलकुलेट करना होगा तो जो यहाँ पे हमारे पास डोमिनेटिंग टर्म होगी उसकी पावर के अंदर हम एक का इंक्रीमेंट कर देंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल ओ ऑफ एन स्केयर आ जाएगा। और अगर हमने जो है ना वो स्मॉल ओमेगा जो है ना उसको हमने करना होगा तो स्मॉल ओमेगा के लिए अगर आपको याद हो कि हमने जो हमारे पास ग्रोथ रेट ऑफ फंक्शन था उस लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट ग्रोथ रेट देखे थे, जिनके अंदर सबसे जो स्मॉलर हमारे पास ग्रोथ रेट था वो था हमारे पास बिग ऑफ 1 का यानी कांस्टेंट टाइम का। फिर उससे जो ग्रेटर था हमारे पास वो था लॉग ऑफ एन का। लॉग ऑफ एन के बाद हमारे पास जो उससे ग्रेटर था वो था एन। एन से फिर हमारे पास जो ग्रेटर था वो था एन लॉग एन। और एन लॉग एन से जो ग्रेटर था वो था एन स्केयर। अब अगर हमने जो है ना वो इस एन के लिए हमने जो है ना कोई लोअर टर्म फाइंड करनी है ना तो वो लोअर टर्म हमारे लिए हमारे पास कौन सी होगी, वो लॉग ऑफ एन की टर्म होगी। तो हम यहाँ पे जो है ना वो लॉग ऑफ एन ले लेंगे, या इवन हम यहाँ पे जो है ना वो एन रेज पावर 0.9 भी ले सकते हैं क्योंकि वो भी जो है ना वो एन से लेस है। तो एन से हमने जो है ना वो कोई भी लेस पावर वाली जो टर्म है हमने वो ले लेनी है। लॉग ऑफ एन जो है वो ज्यादा सुइटेबल है तो हम यहाँ पे लॉग ऑफ एन ले लेंगे। फ्लोटिंग पावर लेने से बेहतर है कि आप जो है ना लॉग ऑफ एन ले लो। अब यूं हम जो है ना वो इंक्रीमेंटल लूप्स की जो है ना वो टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट थोड़े से जो है ना वो मजीद कॉम्प्लिकेटेड लूप लेते हैं इंक्रीमेंटल, फिर देखते हैं कि उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास एक लूप आ रहा है। इस लूप को भी हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, जीरो से, और ये जाएगा कहाँ तक, एन तक। यानी अगर जीरो से लेकर इसने एन तक चलना है तो लूप ने कितने टाइम्स चलना है, एन टाइम्स तो ये चलेगा। अब इसके अपडेशन वाले पार्ट के अगर हम देखें तो आई के अंदर हर दफा कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का। तो हम एन को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। तो टोटल जो है ना वो लूप कितनी दफा चलेगा, एन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स चलेगा। अब अगर लूप हमारे ने एन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स चलना है तो इसका जो एफ ऑफ एन यानी स्टेप काउंट है वो क्या आएगा। सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन के लिए हमारे पास 1 आएगा। इसके लिए हमेशा 1 ही आएगा इनिशियलाइजेशन के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक दफा ही एग्जीक्यूट होगा। अब उसके बाद जो आई लेस देन एन है, ये जितनी दफा लूप ने चलना है उतनी दफा तो ये एग्जीक्यूट होगा। साथ में जब लास्ट टाइम ये फॉल्स होगा तो तब ये एक एक्स्ट्रा टाइम भी एग्जीक्यूट होता है, ये जो कंडीशन है। तो इसके लिए हमारे पास जो है ना हम क्या लिख लेंगे, एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना जो आई प्लस इक्वल्स 2 है, ये वाली स्टेटमेंट भी कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी, जितनी दफा हमारे लूप ने चलना है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास एन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। अब लूप के अंदर जो स्टेटमेंट होगी हमारी वो भी कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी, जितनी दफा लूप ने चलना है, यानी एन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स। तो ये भी क्या आ गया हमारे पास, एन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स। अब इनको अगर हम प्लस करें तो प्लस करके हमारे पास ये आ जाएगा 3/2 n प्लस 2। अब इसके अंदर हमारे पास डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, n। तो g ऑफ n हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। और इससे हम अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक और फंक्शन है यहाँ पे हमारे पास। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि हमने बॉडी जो है ना फंक्शन की वो बना लिया और एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स ले लिए कि अगर हमारे इंक्रीमेंटल लूप के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आ जाए तो देन उसका स्टेप काउंट हम कैसे करेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लूप ने चलना कितनी दफा है। आई जीरो से स्टार्ट हो रहा है और आई लेस देन एन तक है, यानी जीरो से लेकर एन तक चलेगा तो एन टाइम्स लूप ने चलना है। और आई के अंदर इंक्रीमेंट हर दफा कितनी का हो रहा है, 3 का। तो हम इस एन को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ऑन टोटल जो है ना ये n डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स चलेगा। अब अगर ये n डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स चलेगा तो इसका स्टेप काउंट अब कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन के लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो i लेस देन n है ये हमारे पास कितना आ जाएगा, n डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा टाइम भी कैलकुलेट होगा जब ये फॉल्स होगा लास्ट वाली आइटरेशन के बाद।
फिर उसके बाद i प्लस इक्वल्स 3 जो है ना, ये भी n डिवाइडेड बाय 3 जितनी दफा लूप ने चलना है उतनी दफा एग्जीक्यूट होगा। अब ये जो अंदर वाली स्टेटमेंट है सी आउट हेलो, ये स्टेटमेंट n डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि जितनी दफा लूप ने चलना है उतनी दफा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब ये जो इफ की कंडीशन है, ये इफ की कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स, इसने जितनी दफा लूप ने चलना है उतनी दफा ये चेक लाजमी होगी। और ये हमारे पास जो है ना, ये n डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स जो है ना, ये कंडीशन इफ की चेक होगी। अब ये जो हमारे पास इफ की कंडीशन लगी हुई है, अगर हम इसको एनालाइज करें कि आई मॉडुलस इक्वल्स टू जब जीरो होगा, यानी जब जब आई की वैल्यू जो है वो इवन होगी, तो आई की वैल्यू जो है ना वो हाफ टाइम पे जो है ना वो इवन होगी। यानी लूप ने कितनी दफा चलना है, एन डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स। अब इसका अगर हम हाफ करें तो ये बन जाएगा एन डिवाइडेड बाय 6। तो ये जो अंदर वाली सी आउट की स्टेटमेंट है ना, ये एन डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। अब ये सारी वैल्यूज अगर हम प्लस कर लेंगे, तो सारी वैल्यूज को प्लस करने से हमारे पास जो है ना, ये 3 डिवाइडेड बाय 2 एन प्लस 2 जो है ना हमारे पास टोटल जो है ना वो इसकी आ जाएगी। अब इसके अंदर भी हमारे पास डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, एन। तो डोमिनेटिंग फैक्टर एन जो है हमारा वो जी ऑफ एन आ जाएगा। और जी ऑफ एन से फिर हम अपने जो भी नोटेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम वो अपनी नोटेशन कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे डिक्रीमेंटल लूप, ऐसे लूप जिनके अंदर हमारी आई की वैल्यू के अंदर जो है ना वो माइनस माइनस हो रहा है, या आई की वैल्यू के अंदर से डिक्रीमेंट हो रहा है 1 का, 2 का, 3 का। ऐसे लूप्स के अंदर भी टाइम कम्प्लेक्सिटी हम सेम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे हम इंक्रीमेंटल लूप के अंदर करते हैं। सिर्फ यहाँ पे जो है ना वो आई को जीरो इनिशियलाइज होने की बजाय क्या हो रहा है, एन से इनिशियलाइज करवा रहे हैं। और आई ग्रेटर देन और इक्वल आई ग्रेटर देन जो है ना वो जीरो आ रहा है, यानी लूप जो है ना वो उल्टा चल रहा है। चलना चल वैसे ही रहा है लेकिन सिर्फ उल्टा चल रहा है। अब उल्टा लूप भी चल रहा है तो उसके लिए भी रूल्स सेम हो। जो हमारा इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, ये हमेशा कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा, 1 टाइम्स ही एग्जीक्यूट होगा। और लूप ने चलना कितनी दफा है, एन से लेकर जीरो तक। इसमें से हर दफा जो है वो -1 -1 -1 होता जाएगा। तो लूप कितनी दफा चलेगा, एन टाइम्स चलेगा। यानी जितना हमारा जो एन से लेकर जीरो तक चलना है, तो लूप ने कितनी दफा चलना है, एन टाइम्स। और उसको हम डिवाइड किससे करेंगे, जितनी दफा लूप, जितना हमारे जो है ना वो लूप से हर दफा जो है ना वो माइनस हो रहा है। तो लूप से हर दफा माइनस क्या हो रहा है, 1। एन डिवाइडेड बाय 1 टाइम्स जो लूप ने जो है ना वो ऑन टोटल चलना है। अब अगर लूप ने हमारे ने एन टाइम्स चलना है, तो ये जो हमारी लूप की कंडीशन है, ये एन प्लस 1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। ये जो आई माइनस माइनस है, ये एन टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। और ये जो लूप के अंदर स्टेटमेंट है, ये भी n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। अब इन सारी वैल्यूज को अगर हम प्लस करें, तो ये भी क्या आ रहा है, 3n प्लस 2 आ रहा है। अब इस 3n प्लस 2 में से हम n हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर है, g ऑफ n हमारा क्या आ जाएगा, g ऑफ n इज इक्वल टू n आ जाएगा। और इससे हम अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये जो रूल है ना हमारा, अब जो हमारी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन, ये जो तीन चीजें हमने चेक करनी होती है, ये वाइल के लूप के लिए भी जो है ना ये चीज ट्रू है। मसलन अगर अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी क्या है, ये इनिशियलाइजेशन है। अब इनिशियलाइजेशन जो है ना, ये हमारी जो है ना वो वन स्टेप के अंदर जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगी। अब ये जो लूप की कंडीशन है, लूप की कंडीशन जो है ये हमारी कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी, जितनी दफा लूप ने चलना है साथ में +1 टाइम्स, यानी n+1 टाइम्स चलेगी। और यहाँ पे अगर आप देखो, तो अपडेशन वाला पार्ट भी कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा, n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि इस लूप ने कितनी दफा चलना है, n टाइम्स चलना है। n टाइम्स ये लूप क्यों चलेगा, क्योंकि इनिशियलाइज कहां से हो रहा है, जीरो से। और उसकी कंडीशन में क्या है, x लेस देन n, यानी जीरो से लेकर n तक चलेगा लूप। और इसके अपडेशन वाले पार्ट के अंदर अगर हम देखें, तो x के अंदर हर दफा इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 1 का। यानी हम n को डिवाइड किससे करेंगे, 1 से। तो इस लूप ने कितनी दफा चलना है, n टाइम्स चलना है। और इस लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो भी कितनी दफा चलेंगी, n टाइम्स चलेंगी। तो सी आउट ये वाली स्टेटमेंट जो है कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी, n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। इसका भी स्टेप काउंट अगर हम देखें, तो 1 इस स्टेटमेंट के लिए, फिर n+1 आ जाएगा कंडीशन के लिए, फिर सी आउट हेलो के लिए भी आ जाएगा n। और ये जो अपडेशन वाला पार्ट है, इसके लिए भी क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। इसको भी हम प्लस करेंगे, तो इसमें से हमारे पास जो है ना वो जो n है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। और डोमिनेटिंग फैक्टर हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हमारे पास जो है ना वो मल्टीपल लूप्स आ गए हैं, इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल लूप्स। और मल्टीपल इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल लूप्स की हम टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। मल्टीपल लूप से मुराद ये नहीं कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप आ रहा है, बस दो लूप जो है ना वो सेम बॉडी के अंदर आ रहे हैं, नेस्टेड लूप्स नहीं है। मसलन ये हमारे पास किसी फंक्शन की बॉडी है, सपोज कर लें कोई फंक्शन है,
उस फंक्शन की जो है हमारे पास ये बॉडी है यहाँ से यहाँ तक, और इसके अंदर दो लूप्स आ रहे हैं, एक ये वाला लूप और दूसरा ये वाला लूप। अब इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो ये कि अगर आप देखो यहाँ पे हमारा आई किससे इनिशियलाइज हो रहा है, एन डिवाइडेड बाई टू टाइम्स से, जो है ना एन डिवाइडेड बाई टू से इनिशियलाइज हो रहा है, और ये कहाँ तक चलेगा, हमारा जीरो तक जाएगा। एन डिवाइडेड बाई टू से कहाँ तक जाएगा, जीरो तक। तो लूप हमारा मैक्सिमम कितनी दफा चल सकता है, एन डिवाइडेड बाई टू टाइम्स। और आई में से हर दफा जो है वो डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है, टू का हो रहा है। तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, इसको हम जो है ना वो टू से डिवाइड करवा देंगे, और इसको अगर हम टू से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो है ना ये एन डिवाइडेड बाई टू कितना आ जाएगा, एन बाई फोर आ जाएगा। तो ये वाला जो लूप है हमारा फार का, ये फार वाला लूप हमारा मैक्सिमम जो है ना वो एन डिवाइडेड बाई फोर टाइम्स चल सकता है। अब अगर ये लूप हमारा एन डिवाइडेड बाई फोर टाइम्स चल सकता है तो इसका स्टेप काउंट क्या होगा? अब इसका स्टेप काउंट हमारे पास सबसे पहले तो ये इनिशियलाइजेशन के लिए क्या होगा, हमेशा कितना होगा, वन होगा। ये वाली जो स्टेटमेंट है आई लेस देन जीरो, इसके लिए क्या होगा, एन डिवाइडेड बाई फोर प्लस वन। ये वाली जो स्टेटमेंट है अपडेशन वाली, इसके लिए क्या आ जाएगा, एन बाय फोर आ जाएगा। ये जो सी आउट की स्टेटमेंट है, सी आउट की स्टेटमेंट के लिए भी क्या आ जाएगा, एन डिवाइडेड बाय फोर आ जाएगा। और ये जो एक सेपरेटली स्टेटमेंट है सी आउट की, सी आउट एंड, इसके लिए भी क्या आ जाएगा, एन डिवाइडेड बाय फोर आ जाएगा। अब उसके बाद इस लूप को देख लेते हैं हम। इस लूप के अंदर हमारे पास क्या होगा, इस लूप के अंदर हमारे पास जो इनिशियलाइजेशन है उसके लिए भी क्या आएगा, वन आएगा। अब अगर आप देखो तो लूप को इनिशियलाइज हमने क्या किया है, जीरो। और लूप की कंडीशन के अगर अगर अंदर हम देखें तो आई लेस देन है एन स्केयर। तो जीरो से लेकर एन स्केयर तक जो है ना वो ये लूप चलेगा। और इसके अंदर अगर आप देखो तो आई के अंदर हर दफा हम इंक्रीमेंट क्या कर रहे हैं, टेन। तो हमारे पास ये लूप कितनी दफा चलेगा, एन स्केयर डिवाइडेड बाई टेन टाइम्स चलेगा। अब अगर ये लूप हमारा एन स्केयर डिवाइडेड बाई टेन टाइम्स चलेगा तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी या स्टेप काउंट क्या होगा, इनिशियलाइजेशन के लिए तो हमेशा वन होगा। ये जो हमारी कंडीशन है, कंडीशन के लिए क्या आ जाएगा, एन स्केयर डिवाइडेड बाई टेन प्लस वन। इसके लिए भी क्या आ जाएगा, एन स्केयर डिवाइडेड बाई टेन। और ये वाली जो स्टेटमेंट है इसके लिए भी क्या आ जाएगा, एन स्केयर डिवाइडेड बाई टेन। अब ये जो दो लूप्स जो है ना, ये हमारे पास दो लूप आ रहे हैं, ये नेस्टेड लूप्स भी नहीं है। तो अगर दो सेपरेट लूप्स आ जाएंगे ना, तो जो इनका स्टेप काउंट होगा हम उसको आपस में प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इनको अब प्लस करेंगे। यानी इसका जो स्टेप काउंट आ रहा है वो, और इस लूप का भी जो स्टेप काउंट आ रहा है, इनको भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो सबसे पहले इस लूप का जो स्टेप काउंट है वो हम लिख लेते हैं, वन। एन डिवाइडेड बाई फोर प्लस वन इसकी कंडीशन के लिए। फिर उसके बाद ये इसका जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है, सॉरी ये जो डिक्रीमेंट वाला पार्ट है, उसके लिए एन डिवाइडेड बाई फोर। फिर ये सी आउट हेलो और सी आउट एंड एल, इन दोनों के लिए एन डिवाइडेड बाई फोर, एन डिवाइडेड बाई फोर। अब इस लूप का जो टाइम स्टेप काउंट है वो लिख लेते हैं। इस लूप का जो स्टेप काउंट है वो हमारे पास आ जाएगा वन इनिशियलाइजेशन के लिए। फिर उसके बाद कंडीशन के लिए क्या था, एन स्केयर डिवाइडेड बाय टेन प्लस वन। फिर उसके बाद हमारे पास जो ये जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट था उसके लिए आ जाएगा एन स्केयर डिवाइडेड बाय टेन। और यहाँ पे हाँ ये वाला एन स्केयर डिवाइडेड बाय टेन। और फिर ये जो सी आउट की स्टेटमेंट है उसके लिए भी आ जाएगा एन स्केयर डिवाइडेड बाय टेन। अब इन सबको जब हम प्लस करेंगे ना, तो सारों को प्लस करने पे हमारे पास ये इसका आंसर आएगा। अब इस आंसर के अंदर हमारे पास फोर जो है वो कांस्टेंट है, ये इग्नोर हो जाएगा। ये थ्री डिवाइडेड बाय टेन कांस्टेंट है, ये भी इग्नोर हो जाएगा। एन स्केयर और एन ये वेरिएबल्स हैं। अब इन वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास जो है ना, एन स्केयर क्या है, डोमिनेटिंग है। तो डोमिनेटिंग जो है हमारा क्या बन जाएगा, जी ऑफ एन बन जाएगा। और जी ऑफ एन से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब उसके बाद आ गए हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव लूप्स। ऐसे लूप्स जिनके अंदर हमारा ये जो अपडेशन वाला पार्ट है ना, अपडेशन वाले पार्ट के अंदर क्या हमारे पास जो है ना वो ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, बल्कि क्या हो रही है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है। अब ऐसे लूप्स की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ना वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ये देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लूप ने चलना कितनी दफा है। लूप वन से शुरू हो रहा है और एन तक जा रहा है, वन से एन तक जा रहा है। अगर लूप हमारा वन से एन तक जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि एन टाइम्स चलेगा। अब हमने देखना है कि जो हमारा मल्टीप्लीकेशन है आई की, वो किसके साथ हो रही है। आई की मल्टीप्लीकेशन हर दफा किसके साथ हो रही है, टू के साथ। तो हम फौरी तौर पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ बेस टू, और उसके साथ लिख देंगे एन को। अब जब भी आप कोई भी मल्टीप्लिकेटिव लूप देखोगे ना जिसके अंदर हमारे पास आई के अंदर जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो आपने फौरी तौर पे एक काम तो कर देना कि आपने log ऑफ एन जो है वो लिख देना है। log ऑफ एन लिखने के बाद जो है ना फिर आपने देख लेना कि लूप ने चलना कितनी दफा है, और यहाँ पे है क्या लिखा हुआ, कितनी वैल्यू के साथ जो है ना वो आई मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जिस वैल्यू के साथ आई मल्टीप्लाई हो रहा होगा
उसको हम यहाँ पे बेस बना देंगे लॉग की। अब उसके बाद इसके अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो जाहिर बात है लूप ने अगर इतनी दफा चलना है तो हर एक चीज को उसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। अब ये जो इनिशियलाइजेशन है इसने कितनी दफा चलना है, वन टाइम्स। जो इसकी कंडीशन है लूप की, ये हमारे पास जितनी दफा लूप ने चलना है यानी log ऑफ n प्लस वन टाइम्स चलेगी। ये वाली जो स्टेटमेंट है अपडेशन वाली, ये कितनी दफा चलेगी, ये log ऑफ n टाइम्स चलेगी। ये जो सी आउट की स्टेटमेंट है ये भी कितनी दफा चलेगी, ये भी log ऑफ n टाइम्स चलेगी। अब इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वन। वन के साथ प्लस होगा हमारे पास log ऑफ n बेस टू, और साथ में प्लस वन जो फॉल्स वाला होगा वो, साथ में log ऑफ n ये अपडेशन के लिए, और फिर log ऑफ n हमारे सी आउट की स्टेटमेंट के लिए। इस सब को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद ये टू भी कांस्टेंट है, ये थ्री भी कांस्टेंट है, ये इग्नोर हो जाएंगे, और g ऑफ n हमारे पास आ जाएगा log ऑफ n बेस टू, और ये हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। सेम चीज जो है ना हमने ये, अगर हमारे लूप के अंदर जो है ना वो डिवीजन हो रही है, तो डिवीजन के लिए भी हमने जो है ना वो सेम जो है ना वो स्ट्रेटजी यूज करनी है, यानी हमने log ही लेना है। जैसे प्लस और माइनस के अंदर हम जो है वो n को हमेशा डिवाइड करते हैं ना, तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के केसेस में हम क्या करेंगे, हम log लेंगे, और log लेने के बाद जिस वैल्यू के साथ i हमारा जो है वो डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम उस log की बेस बना लेंगे। अब अगर आप यहाँ पे आप देखो तो ये वाला लूप हमारा कहां से शुरू होगा, n स्केयर से शुरू होगा। n स्केयर से शुरू होके कहां तक जाएगा, वन तक जाएगा। तो लूप हमारा कितनी दफा चलेगा, n टाइम्स। हम यहाँ पे ले लेंगे log ऑफ n स्केयर, और इसकी बेस क्या होगी, जितनी दफा i जो है वो डिवाइड हो रहा है जिस वैल्यू से। तो i हमारा डिवाइड किससे हो रहा है, 5 से, तो यहाँ पे log की बेस क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब इसका स्टेप काउंट जो है हम वो देख लेते हैं। इनिशियलाइजेशन के लिए क्या आ जाएगा, 1। इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ n स्केयर बेस 5 प्लस 1। इसके लिए भी क्या आ जाएगा, log ऑफ n स्केयर बेस 5। ये जो अंदर वाली स्टेटमेंट है इसके लिए भी क्या आ जाएगा, log ऑफ n स्केयर बेस 5। अब इन सारी वैल्यूज को हम प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 3 log n स्केयर बेस 5 प्लस 2। अब log के अंदर हम अगर जिस वैल्यू का हम log ले रहे हैं ना उसकी जो पावर होगी ना, वो log का रूल है कि वो शुरू में आ जाती है। तो जब ये 2 शुरू में आएगा तो ये हमारे पास इस 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 log n बेस 5। अब इसमें 6 कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, और इनको जब हम इग्नोर करवा देंगे तो इग्नोर करवाने के बाद g ऑफ n की वैल्यू क्या आ जाएगी, log ऑफ n बेस 5, और ये हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट हो जाएगी डिविजनल लूप की भी। अब इसके बाद हमारे आ जाते हैं नेस्टेड लूप्स। अब नेस्टेड लूप्स की टाइम कम्प्लेक्सिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब नेस्टेड लूप जैसे हमने ऊपर देखा था ना कि अगर हमारे पास एक बॉडी के अंदर दो डिफरेंट लूप्स आ जाएं जो कि नेस्टेड नहीं है, तो नेस्टेड लूप्स की हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को प्लस करते थे आपस में। लेकिन जो हमारे पास होंगे ना ये लूप्स, क्या नाम है इनका, नेस्टेड नेस्टेड लूप्स, जो लूप्स हैं इनकी हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब सबसे पहले तो हम आउटर लूप को देखते हैं। आउटर लूप जो है वो हमारा 0 से शुरू होकर n तक जाएगा, और उसके अंदर इंक्रीमेंट भी हर दफा कितने का हो रहा है, 1 का, यानी n डिवाइडेड बाय 1 टाइम्स चलेगा। अब इसका स्टेप काउंट देख लेते हैं। इनिशियलाइजेशन वाली स्टेटमेंट 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है i लेस देन n, ये n प्लस 1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। i प्लस प्लस वाली जो स्टेटमेंट है ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया इसके अंदर नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप के अंदर हमारे पास ये जो इंट j इज इक्वल टू 0 है, इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि ये 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि इनिशियलाइजेशन हमेशा कितनी दफा एग्जीक्यूट होती है, 1 टाइम। लेकिन अभी हमने एक रूल देखा कि जो नेस्टेड लूप्स की टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो आउटर लूप जो है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम इनर लूप से जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे कि ये इंट j इज इक्वल टू 0 वैसे तो इसने 1 टाइम एग्जीक्यूट होना था, लेकिन आउटर लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, n है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, n से, तो ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। अब उसके बाद ये जो j लेस देन n है, इसने वैसे कितनी दफा एग्जीक्यूट होना था, इस स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना था हमारा n स्केयर टाइम्स, सॉरी n प्लस 1 टाइम्स। लेकिन अब ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी, अब ये n स्केयर टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। फिर उसके बाद हमारी ये जो स्टेटमेंट है j प्लस प्लस, सॉरी n स्केयर प्लस 1 टाइम्स, जब ये लास्ट पे फॉल्स होगी तब भी एग्जीक्यूट होगी। अब ये जो हमारे पास j प्लस प्लस है, j प्लस प्लस भी हमारे कितनी दफा एग्जीक्यूट, वैसे इसने होना था n टाइम्स, लेकिन अब ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी, n स्केयर टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। अब ये जो j वाला लूप है इसने कहां से शुरू होना है,
इसने शुरू होना है हमारा 0 से लेकर n तक, और ये डिवाइड भी कितनी दफा हो रहा है, सॉरी इंक्रीमेंट भी इसमें कितना हो रहा है, हर दफा 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस लूप ने भी n टाइम्स ही चलना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है ना ये कंडीशन मैंने यही अज्यूम की थी कि ये n टाइम्स कंडीशन रन होनी है। और j प्लस प्लस भी कितनी दफा होना है, ये भी n टाइम्स होना है, तो इसलिए n मल्टीप्लाई बाय n n स्क्वायर आ गया। अब ये जो अंदर वाली स्टेटमेंट है, जे वाला लूप कितनी दफा चलना है, n टाइम्स, तो n टाइम्स उसके लिए। और जो आउटर लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, n है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये n मल्टीप्लाई बाय n, ये भी क्या आ जाएगी, n स्क्वायर आ जाएगी। अब इन सारी टाइम कम्प्लेक्सिटीज को हम प्लस कर लेते हैं, प्लस कर लेने के बाद हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बन के आ जाएगी। अब इस इक्वेशन के अंदर ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये इग्नोर करवा देंगे। एन स्केयर और एन में से हमारे पास डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है, एन स्केयर। जी ऑफ एन हमारे पास क्या कैलकुलेट होके आ गया, एन स्केयर। और यूं हम अपनी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो है ना वो एक इंक्रीमेंटल लूप है, और दूसरा हमारे पास जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव लूप है। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारा 1 से लेकर n तक चलेगा। 1 से लेकर n तक चलना, तो इट मीन्स कि n टाइम्स चलेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मल्टीप्लिकेटिव लूप है, तो हम यहाँ पे n के साथ क्या लगा देंगे, लॉग। लॉग लगाने के बाद हम देखेंगे कि i हर दफा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, तो लॉग की बेस क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब जो नेस्टेड फॉर लूप है ये देख लेते हैं कि ये कितनी दफा चलेगा। जे 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 से लेकर जे लेस देन n, n तक ये चलेगा। और जे के अंदर हर दफा इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 1 का, तो n डिवाइडेड बाय 1 टाइम्स चलेगा ये वाला लूप। अब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो साथ में हम इसको भी मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे। तो यानी ये जो हमारी इंट j इज इक्वल टू 0 वाली स्टेटमेंट है, ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी, ये log ऑफ n टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। वैसे तो ये वन टाइम इनिशियलाइजेशन जो है ना वो सिंगल स्टेटमेंट के अंदर ही एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन हमने अब आउटर लूप की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आ जाएगा log ऑफ n। अब ये जो j लेस देन n है, j लेस देन n जो है इसने कितनी दफा एग्जीक्यूट वैसे होना है, इसने वैसे एग्जीक्यूट होना था n प्लस 1 टाइम्स, लेकिन अब ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी, ये अब n log n बेस 2 प्लस 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी। अब ये जो j प्लस प्लस है हमारे पास, j प्लस प्लस जो है ये हमारे पास ये भी n log n बेस 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। सी आउट भी हमारा जो है वो ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा, ये n log n बेस 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। अब ये हम n log n बेस 2 टाइम्स एग्जीक्यूट, ये हमने सारी चीजें लिख ली हैं। ये सारी चीजें लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। अब जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है ना ये 3 log n और 3, ये तीन वैल्यूज जो है ना हमारे पास प्लस होके आ जाएंगी। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है। और n log n और log n में से हमारे पास जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो कौन सा है, n log n का है। तो n log n जो है हमारे पास g ऑफ n आ जाएगा, और टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारी निकल के आ जाएगी। अब उसके बाद ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। इन प्रैक्टिस के क्वेश्चंस के मैंने यहाँ पे ना आंसर्स लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी ग्रुप्स में शेयर कर दी है। इनको एक दफ़ा ना आप सॉल्व करके आप बेशक मुझे भेजें, मैं आपकी जो कोई गलतियां वगैरह स्टेप काउंट्स के अंदर होंगी मैं उनको जो है वो रेक्टिफाई कर दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम रिकर्सिव एल्गोरिथम्स की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।